हेलो बच्चों, वेलकम। ये हमारा जो कोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप लोगों को बीटेक फर्स्ट ईयर में इस कोर्स को पढ़ना है। और अगर देखा जाए इस कोर्स का, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो काफ़ी एक्सटेंडेड सिलेबस कहा जा सकता है इसका। मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीटेक स्टूडेंट, और जबकि आप मूल रूप से मैकेनिकल या इस तरह के ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो इससे पहले एक्सपोजर हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, या वो ट्वेल्थ में है जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा होगा, फैराडे लॉ पढ़े होंगे, मैक्सवेल्स की कुछ इंट्रोडक्टरी उसका हिस्सा पढ़ा होगा, तो कुछ हद तक फाउंडेशन तो आपका वहाँ से है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नई चीज़ है, और ना ऐसा कहूँगा कि वही चीज़ का दोहराव होने वाला है, लेकिन फाउंडेशन वही है आपका। जैसे हम यहाँ पर आपसे चार्ज के बारे में बात नहीं करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, कैसे बिल्ली के फर पर, बिल्ली की खाल पर कांच को रगड़ करके लोगों ने शुरू में प्रयोग किए, ये सब आपको ट्वेल्थ में इसकी जानकारी दी गई है। और चूँकि ट्वेल्थ में इसकी जानकारी दी गई है तो वहाँ पर बहुत डिटेल में सबके बारे में बात की जाती है कि कैसे एम्बर की छड़ ली गई, लाख की छड़ ली गई, कांच की छड़ ली गई, फिर उनको आपस में रगड़ा गया, किसी को सिल्क पे रगड़ा, किसी को ऊन पे रगड़ा, किसी को बिल्ली की खाल पे रगड़ा, तमाम तरह के प्रयोग किए गए। और उन प्रयोगों से देखा गया कि रॉड को लटकाया गया, कभी रॉडें अट्रैक्ट करती हैं, कभी रॉडें रिपल करती हैं। इस तरह से धीरे धीरे हमारे सामने चार्ज का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में हैं क्योंकि ट्वेल्थ में आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। लेकिन तो अब हमें क्या पढ़ना है? तो जैसे जैसे आप हायर फिजिक्स में जाते हो, आप ऊंची कक्षाओं में जाते हो, तो आप मोर मैथमेटिकली एडवांस हो जाते हो। क्योंकि संभव है इस बारे में कि जिस समय आपने ट्वेल्थ में ये सारा कुछ पढ़ रहे थे, उस समय आप कैलकुलस के बारे में नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि कैलकुलस भी साइमल्टेनियसली पढ़ाई जाती है। ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स में आप कैलकुलस पढ़ रहे हो, इधर दूसरी तरफ आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो, चार्ज के बारे में, ये सब। तो कई बार ऐसा होता है आगे पीछे हो जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं चूँकि बच्चा वहाँ कैलकुलस सीख रहा है, तो वो उस तरह से मैथमेटिक्स में वॉल्यूम इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के डिफरेंट टूल्स ये सीख रहा होगा। तो हमारी जो मैथमेटिक्स होती है, जो हम इन चीज़ों को पढ़ते समय यूज करते हैं, वो बहुत ही सिंपल होती है। अगर कहीं डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो हल्का फुल्का डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अब चूँकि आप 12 पास करके आ गए हो और अब आप ग्रेजुएट होने की शुरुआत में हो, पहला चरण आपने शुरू कर दिया है, तो इट मीन्स दैट यू नो द कैलकुलस। एंड इफ़ यू नो द कैलकुलस, देन आपको उस कैलकुलस के जो टूल्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, इस कोर्स को पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ एक जो बड़ा बदलाव दिखाई पड़ेगा ट्वेल्थ के इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक से, और अभी जो आप वो सारे इफेक्ट पढ़ोगे, वो प्रिंसिपल पढ़ोगे, तो आपको मैथमेटिकली आपको एडवांसमेंट दिखेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने ट्वेल्थ का आंसर यहाँ पर लिख दिया, कहीं पूछा गया आपके पास हो कि फील्ड के बारे में बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताओ, तो आपने ट्वेल्थ की कोई परिभाषा लिख दी। नो, आपको अब वो परिभाषा यहाँ के मानकों के हिसाब से रखनी है, यहाँ के पैरामीटर के हिसाब से रखनी है, यानी वो जो मैथमेटिक्स यूज कर रहे हो उसके हिसाब से रखनी है। अगर ये सिलेबस में देखूँ आपका, तो इस सिलेबस में एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वैक्यूम है आपके पास है, और फिर दूसरा मॉड्यूल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसके अलावा तीसरा है मैग्नेटोस्टैटिक, फिर मैग्नेटोस्टैटिक इन लीनियर मीडियम है, फिर है फैराडे लॉ है, और फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे की शुरुआत है, और फिर आखिर में आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। अगर देखा जाए तो ये सिलेबस जो है आपका 4 क्रेडिट का सिलेबस है, और करीब करीब 40 लेक्चर के लमसम इसमें आपका समय इन्वेस्ट होगा। पहला जो मॉड्यूल है वो 8 लेक्चर का है, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मॉड्यूल यही है, और आखिरी मॉड्यूल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है वो 8 लेक्चर का है। तो हम समय बिताएंगे इसमें। पहला मॉड्यूल जो 8 लेक्चर का है और जो आखिरी मॉड्यूल 8 लेक्चर का है, तो पहले से आखिरी तक जाते हुए जितने बीच के मॉड्यूल हैं, कोई 4, कोई 6, कोई 3 लेक्चर के हैं, तो उसी हिसाब से इनका वेटेज भी होगा। आपके एग्ज़ाम में इनका वेटेज भी इसी हिसाब से होगा। तो मुख्य रूप से आपके क्वेश्चन जो होंगे वो मॉड्यूल नंबर 1 से बन रहे होंगे, मॉड्यूल नंबर 3 से बन रहे होंगे, मॉड्यूल नंबर 6 और 7 ये जो हैं जो इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस
का वेटेज ज़्यादा होगा। और बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं इनसे हम कुछ सपोर्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि किसी क्वेश्चन के पार्ट के रूप में दिख रहे होंगे या कुछ ज़रूरी न्यूमेरिकल डेरिवेशंस होंगे जो कि वहाँ पर आपके पास आएंगे। इसकी जो तबीयत होती है इस पूरे पेपर की वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास डेरिवेशंस भी होते हैं। डेरिवेशंस आर समथिंग विच इज़ नॉट प्योर थ्योरेटिकल, नॉट प्योर न्यूमेरिकल, दे हैव बोथ काइंड ऑफ फ्लेवर। आपको दोनों तरह की चीज़ें करनी होती हैं। कुछ प्री डिफाइंड तरीके होते हैं, उन तरीक़ों का यूज करके आप अपना डेरिवेशन करते हो, रूल फार्मूला निकालते हो। और अमूमन ऐसा होता है कि क्वेश्चन इसको दो पार्ट है, तो एक पार्ट डेरिवेशन करा लिया फार्मूले का और दूसरे पार्ट में कुछ उसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर लिए या उस पर जुड़ा हुआ कोई न्यूमेरिकल था तो वो हमने वहाँ पर देख लिया। ये एक ट्रेंड होता है इन क्लासेस में। तो आपको उस तरह से शायद ना दिखे जैसे जेई वगैरह में होता था सिर्फ न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं हो आपको दिखेगा। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे, साथ ही साथ डेरिवेशंस भी दिखेंगे और कुछ जगहों पे आपको कुछ डेफिनीशंस, जो स्टैंडर्ड डेफिनीशंस है वो भी लिखनी होंगी। तो थोड़ा सा भाषाई यहाँ पर जोर रहेगा, आपको कुछ भाषा यहाँ पर लिखनी होगी। रही बात इसके लिए स्टैंडर्ड बुक की, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आपको जो भी बुक सजेस्ट की जाती है आपके सिलेबस में उसको आप ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि उस बुक को जो आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा मालूम होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा मालूम देते हैं, बहुत सारे वहाँ फुटनोट लिखे होते हैं जो एक्स्ट्रा आपकी जानकारी के लिए होते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो कि हम बुक से सीखते हैं, बुक को पढ़ते हैं। जब बार बार आप उसको पढ़ते हो तो आप बार बार उन चीज़ों को एक तरह से उनके साथ जुड़ते हो। जो बुक यहाँ पर आपके सामने दी गई है, मेन बुक जो है जिसको कि हम लोग भी फॉलो करेंगे, दैट इज़ द ग्रिफिथ की जो बुक है ये एक मेन बुक है और ये एक स्टैंडर्ड बुक है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है ग्रिफिथ की, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अलावा उसके रेस्निक हैल्डे की एक बुक दी गई है, सैस्लाव की एक बुक दी गई है। लेकिन वो बाकी की जो दो बुकें हैं रेफरेंस बुकें हैं, कुछ जगहों पर जहाँ कुछ न्यूमेरिकल करना होगा या कुछ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जाम्पल करने होंगे तो हम वो रेस्निक हैल्डे या सैस्लाव से उसको हम निकालेंगे। बट मेन जो हमारा फोकस होगा, मेन जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग बात करेंगे वो ग्रिफिथ के बुक के होंगे। अब आपके पास ये है कि ग्रिफिथ की बुक मैं कहाँ से लूँ, ग्रिफिथ की बुक मेरे पास नहीं है, या ग्रिफिथ की बुक लाइब्रेरी से आप ले सकते हो, आप परचेज भी कर सकते हो। बहुत अच्छी किताब है। एक ऐसी किताबें हैं ऐसी जो कि अगर आप साइंस की दुनिया में हो, इंजीनियरिंग की फील्ड में हो तो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। एक रेफरेंस की तरह से जीवन भर ये आपके काम में आती है अगर आप इस फील्ड में हमेशा के लिए रहना चाहोगे और इसमें रहोगे तो। अदरवाइज़ लाइब्रेरी से भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, फ्री तरीके से लोगों ने अपने ब्लॉग पोस्ट वगैरह में डाल रखी है। तो अगर आप जस्ट एक टाइप करोगे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स PDF, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डेविड ग्रिफिथ PDF, तो इस बात की संभावना है कि गूगल नॉर्मल सर्च से भी आपको वो बुक डाउनलोड करके दे देगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। एडिशन कोई इशू नहीं है, जो भी एडिशन आपको मिल जाए आप वो ले लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस जिसको कवर कर रहा है ये, वो एडिशन सभी एडिशन में दिया गया है। तो एडिशन चेंज होने से जो चीज़ें चेंज होती हैं उसका आप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक है। इसके अलावा आप ऐप पर हो तो ऐप में आपको एक कुछ दिन में एक कॉलम दिखेगा, एक फोल्डर दिखेगा लाइब्रेरी के नाम से, एक लाइब्रेरी के नाम से फोल्डर दिखेगा। तो आपको करना क्या होगा, आप देखोगे कि उस फोल्डर में आपको कुछ बुक्स वगैरह, कुछ पेजेस वगैरह, कुछ फ्रीली अवेलेबल मटेरियल जो कि आपके लिए रिलेवेंट है वहाँ पे मैं डालता रहूँगा। तो आप उनको एज अ रेफरेंस, अगर आपको कुछ पढ़ना है या आपको कुछ रेफरेंस के तौर पे कोई असाइनमेंट करना है या कुछ एक्स्ट्रा आपको अगर इंटरेस्ट आता है तो आप उस सेक्शन में जा कर के उन जगहों पर देख सकते हैं। तो वो भी अपने आप में एक सेक्शन होगा जहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अलावा इसके कुछ हैंड रिटन नोट्स जो मेरे पास हैं, जो हैंडआउट्स हैं, वो हम आपको लेक्चर के साथ ही अपलोड कर देंगे। तो आपके पास फोल्डर वाइज लेक्चर में और उनका PDF आपको मिलता रहेगा। तो ये तो हो गया हमारे इस कोर्स का स्ट्रक्चर, कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। और जो आने की बात है कि किस तरह से किस फ्रीक्वेंसी के साथ आएंगे, तो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, मोस्ट ऑफ द लेक्चर रिकॉर्डेड ही होंगे। वो एक तरीके से, एक प्री डिफाइंड तरीके से आपके पास आते रहेंगे। तो हम इस ऐप पर, इस स्टोर सेक्शन में जो कि कोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर आपको यूनिट वाइज फोल्डर के अंदर लेक्चर वाइज ये चीज़ें मिलेंगी। इनके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा कि कौन से लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे मोस्टली, वो आपको वहाँ से
मिल जाएंगे। बाकी रही बात इस पूरे क्लास की, तो इस पूरे क्लास में जो भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे वो डिस्कशन आप वीडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। उस नोट्स में क्लास में बताई गई बातों को आप शामिल करिए, जो हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं उनको आप उसमें शामिल करिए। जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो बुक वगैरह हैं आपके टीचर ने बताई हैं, उनको शामिल करिए, ताकि आपके जो नोट्स बने वो एक सेल्फ कंटेंट नोट्स बने। टाइम लाइन हमने इसकी बहुत ही शॉर्ट रखी है, क्योंकि रिलेटिवली हम थोड़ा शॉर्ट टाइम पर शुरू कर रहे हैं। मे बी ये कोर्स शायद 1-1.5 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अभी भी है। तो अभी भी हमारा जो टाइम लाइन है वो ये है कि वी विल ट्राई टू फिनिश दिस टिल द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। कोशिश हमारी होगी कि 7 फरवरी से पहले हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि सर मान लीजिए हमने कोई लेक्चर सुना, हमें उसमें कुछ डाउट आया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे भी हम शायद थोड़ा सा और बात कर ले तो हम उसका कोई और पर्सपेक्टिव समझ पाएँ। ऑब्वियसली बात होती है, डिस्कशन हमेशा एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी क्लासरूम का। तो ऑफलाइन में तो उस तरह की चीज़ें आउट ऑफ द क्लास या स्टाफ रूम में या कहीं आते जाते आप हम लोगों से बात करके कर सकते हैं, बट अभी इस प्लेटफॉर्म में कैसे करें? तो उसका एक तरीका ये होगा कि हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग चैट पे कर सकते हैं, और उस चैट के थ्रू हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जब हम एक जूम मीटिंग कर सकते हैं या हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं, जिसमें आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, कुछ सजेशंस हम दे सकते हैं, और कुछ जो भी आपका सजेशन हो, आपकी जो कमेंट हो, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो वो एक प्री डिफाइंड तरीके से, प्री डिसाइड तरीके से हम लोग सेशन वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। रेगुलर होना थोड़ा संभव नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर शायद उतनी क्वेरी भी ना हो, लेकिन अगर वीक में वंस या 15 दिन में एक बार, जैसी ज़रूरत हो, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, हम लोग उस तरह का सेशन कर सकते हैं। और वो सेशन भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ताकि हो सकता है कुछ हो कि उस सेशन में जो बात हुई थी, जो क्वेरी थी, उसमें मैंने कुछ जवाब दिया था, तो वो जवाब क्या था, वो भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। तो चीज़ें आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगी, लेक्चर फॉर्म में रहेंगी, आप उनको जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। असाइनमेंट्स वगैरह भी अगर आपके पास कुछ हैं, हम उनको शेयर करते रहेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि आपके जो सिलेबस है उसको एक कंप्लीट तरीके से कवर किया जाए, सो दैट कि एक प्रॉपर तरीके से आप इसे सीख पाएँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस होल प्लान, कैसे हम इस पूरे ऐप पे पैरा कैसे पूरा काम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को और आगे बिताए। पहला टॉपिक हमारा है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। हम लोग का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब क्या है? इलेक्ट्रो इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। कहीं पर आपके पास अगर चार्ज बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं तो आप वहाँ पर इलेक्ट्रो वर्ड इस्तेमाल करते हो, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब उनकी वेलोसिटी 0 है। तो यानी कि हम स्पेसिफिकली खास तौर पे कुछ ऐसे शर्तों के तहत अपनी स्टडी करने वाले हैं जहां हम जिन चार्जों को कंसीडर करेंगे वो रुकी हुई अवस्था में होंगे। मतलब हम मानेंगे कि यहाँ एक चार्ज है, अगर हमने यहाँ कहा, या हम कहेंगे यहाँ पर चार्जों का समूह है, तो आपने कहा यहाँ बहुत सारे चार्ज इतने घने, इतने पास पास रखे हैं कि हम उनको अलग अलग पहचान भी नहीं सकते। तो अगर आपने एक चार्ज की बात की तो आपने कहा कि ये हमारा सिंगल चार्ज है, या कह लो पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। तो आपके पास कहा ये पॉइंट चार्ज है, या आपने कहा चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हम एक और स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस दिए गए वॉल्यूम के अंदर। इस तरह की स्थितियाँ होंगी, लेकिन जो भी है रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और मूव नहीं कर रहे हैं इसीलिए अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट पी वो पॉइंट है जहाँ पर हम इन चार्जों के किसी इफेक्ट को देखना चाहते हैं। कौन सा इफेक्ट होगा? ये जो चार्ज यहाँ इकट्ठा है या अकेला भी चार्ज है, वो इस पॉइंट पर रखे हुए किसी चार्ज पे कितना बल लगा रहा है। तो चार्ज एक दूसरे चार्ज पर लगाते हैं, या हम ये देखना चाहेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना फील्ड महसूस हो रहा है, यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम कुछ जो पैरामीटर जिनकी इस यूनिट में स्टडी करेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना बल काम कर रहा है,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितनी फील्ड अप्लाई हो रही है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। तो आपको दिमाग में बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए कि किन किन स्थितियों में ये सारी क्वांटिटी डिस्कस की जाती है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनको कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में ऐसा देखेंगे और हमारा पूरा सिलेबस इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इन तीनों क्वांटिटी में कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, तो हम ये मैथमेटिकली प्रूफ होता हुआ देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, फंडामेंटल है। इसकी जानकारी अगर होती है तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी आपके पास है तो आप कुछ जानकारियों के साथ फोर्स भी निकाल सकते हो। तो हम मूल रूप से इसको देखेंगे कि आने वाले समय में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के तरीके भी हमारे पास होने चाहिए। अगर हमें मालूम चला कि पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है तो इसको कैलकुलेट करने के तरीके भी हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल तरीके हैं, लैप्लास इक्वेशन है, पोज़ान इक्वेशन है, तो उस तरह की इक्वेशन है जो भी आपके यहाँ पर दी गई है। जैसे सिलेबस में देखें, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगेन द पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत सारे चार्ज कहीं रखे हुए हैं, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, हम यहाँ पे 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल ऑपरेटर और डाइवर्जेंस ऑपरेटर, कब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब रुके हुए चार्ज हैं। तो लैप्लास एंड पोज़ान इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड यूनिकनेस ऑफ देयर सोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा, पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, इसका कैलकुलेशन करके आप फील्ड भी निकाल सकते हो और उसकी वजह से फोर्स भी निकाल सकते हो। तो सवाल ये है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएँ। तो उस पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास लैप्लास इक्वेशन और पोज़ान इक्वेशंस आती हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करती हैं और ये भी बताती हैं कि इस इक्वेशन की मदद से जब आप सोल्यूशन करोगे तो जो पोटेंशियल आएगा वो यूनिक होगा, जिसको कि हम यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ देयर सोल्यूशन एंड कनेक्शन विद द स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन एंड थर्मल कंडक्शन। फिर उसका एप्लीकेशन कैसे इसमें होता है कंडक्शन वगैरह में। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की पर बात करें तो फैराडे केज का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। कॉफी रिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का रोल वहाँ पे होता है, इसको पढ़ेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या होते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे निकाली जाती है, उसकी बाउंड्री कंडीशन कैसे निकाली जाती है, ये है। एंड मेथड ऑफ इमेजेस, अगर हमारे पास चार्ज कहीं रखा है और उसकी वजह से फील्ड या उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो एक बहुत ही यूनिक मेथड है, बहुत ही सक्सेसफुल मेथड, इसको मेथड ऑफ इमेजेस कहते हैं, उसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फिर आखिरी में ये हमें बताना है कि अगर हमारे पास कहीं बहुत सारे चार्ज हैं तो चार्ज की चारों तरफ फील्ड होगी, उस फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उन चार्जों की वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, इसके बारे में हमें एक कैलकुलेशन करना होगा। तो ये जो यूनिट है 8 लेक्चर की जो यूनिट है ये है अपने आप में ऐसी यूनिट जिस पे आपको समय बिताना पड़ेगा। जितनी अच्छी समझ आप यहाँ पे कर ले जाओगे यूनिट नंबर 2 उतना ही मक्खन हो जाएगी और उसके बाद फिर मैग्नेटोस्टैटिक पे जितना काम करोगे यूनिट नंबर 4 उतनी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने 2 यूनिट कर ली तो फैराडे लॉ भी आप समझ पाओगे, फिर आगे मैक्सवेल्स इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी यूनिट बहुत ही पूरा पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको कुछ ठीक ठाक से मैथमेटिक्स यहाँ पर सीखनी होगी। उसके लिए ज़रूरी जितनी चीज़ें वो आपको बता देंगे। आपको बहुत कुछ अलग से मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी है, आपको ये नहीं करना है कि आपको कहीं जाके मैथमेटिक्स पढ़नी है। जितनी मैथमेटिक्स की आवश्यकता होगी उसको हम यहाँ पर करवा देंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी टफनेस की, अगर मैं बात करूँ इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की, तो इसमें कोई किसी तरह का भ्रम आने वाली बात नहीं है कि आपको हम भ्रम में रखें अच्छी अच्छी बातें बता के। ये जो यूनिट है, ये जो पेपर है, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर है, ये जितने भी तरह के बीटेक के पेपर हैं उन सब में डिफ़िकल्ट साइड की तरफ होता है। देखो बच्चों, आप लोगों को अगर हम कहें तो जो मैकेनिकल इंजीनियर वाले लोग बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थोड़ा स्टैंडर्ड किस्म का दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस में होते, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होते, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होते तो आपके पास सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर भी एक डिफ़िकल्ट यूनिट है लेकिन लेस अमाउंट, मतलब उसके जब वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं उसके अंदर तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वो शुरू के 2 यूनिट वहाँ डिफ़िकल्ट हैं लेकिन आखिरी के जो 2-3 यूनिट हैं वो थोड़ा सा इजी पड़ते हैं। तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से थोड़ा सा कम है।
जो लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और भी थोड़ा सा वो इजी हो जाता है, वेव मोशन पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो मटेरियल साइंस में जाके पढ़ते हैं, सिविल वाले हैं शायद, जो कि सॉलिड मटेरियल प्रॉपर्टी सब पढ़ते हैं, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं नंबर 1 कहूँ तो आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को नंबर 1 नंबर 2 के बीच में रख सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से। तो इसको थोड़ा सा अगर सेंसिबल तरीके से आपने पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, प्रीडिफाइंड क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेढ़ा मेढ़ा उसमें नहीं होता है, दांव पेच, सीधे तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और आप उन क्वेश्चनों का अगर आप समझे हुए हैं तो इसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना हम पहला टॉपिक, दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and electric potential due to charge distribution है, due to charge distribution ये है हमारा टॉपिक। देख बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा मैं इस सिलेबस को डिज़ाइन करने वाले लोगों पर, हालांकि शायद मैं थोड़ा हार्श हो जाऊँ क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि 12th में आपने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं जो कि सच में पढ़ी भी हैं, लेकिन ये टॉपिक सीधे हमें शुरू करता है कि आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज कहीं पर अकेला नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ऑप्शन नहीं है, ये भी कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं देखूँ थोड़ा सा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो, आप 12th में कोई किताब पढ़ के जाते हो, तो वहाँ पर जिन लॉजिक्स को यूज कर रहे होते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा उस हिसाब से होते हैं 12th के बच्चे के हिसाब से। लेकिन अभी जो यहाँ पर हम लॉजिक हैं वो थोड़ा सा और डीप में ले जाएंगे, थोड़ा सा और कंसंट्रेटेड लॉजिक को हमें यूज करना है इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस होल इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के समझने के लिए जो मूल लॉजिक है उसके लिए थोड़ा सा हमें मैथमेटिकली रिगरस होना पड़ेगा, हमें मैथमेटिकली ऐसे नोटेशंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि शायद हम 12th में नहीं यूज करते हैं, पॉपुलरली हम 12th में उनको नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा मकसद मूल रूप से बोर्ड होता है या हमारा मकसद जेईई वगैरह के लिए होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नोटेशन से कोई मतलब नहीं होता, वहाँ तो बस सीधा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको ट्रिक आनी चाहिए, मेथड आना चाहिए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप बस क्वेश्चन सॉल्वर होने चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड क्वेश्चन सॉल्वर। एक पर्सपेक्टिव जो बना हुआ है वो ये है कि यू मस्ट बी अ गुड क्वेश्चन सॉल्वर। यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट की नॉलेज है आपको, आपकी नॉलेज का पैमाना ये होता है कि आप कितनी तेज़ी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, और उसके लिए आप ट्रिक यूज कर रहे हो, कुछ निमोनिक्स यूज कर रहे हो, कुछ भी करो, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर आप वो कर ले जा रहे हो इट मीन्स दैट यू आर गुड इन दैट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में गुड होने का जो एक पैरामीटर हम लोगों ने तय कर दिया है वो ये है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर पाओ, उसकी करेक्टनेस एक्यूरेसी अच्छी हो, इसलिए मान लिया जाता है कि आप उसको बैकअप में अच्छा समझ रहे हो। कई बार ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, कई बार अब जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ नोटेशंस आते हैं कि हम किस नोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस फ्रेम में इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे उसको लिख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो अभी मुझे क्या होता है, इस टॉपिक को अभी मुझे स्टार्ट नहीं करना है, ये टॉपिक 2 लेक्चर के बाद आएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो होगा वहाँ से ये टॉपिक शुरू होगा। ये 2 लेक्चर जिसमें से आज वाला भी इंक्लूडेड है, ये आज का लेक्चर भी को हम 1 गिन रहे हैं, इनकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले हमें वो बेसिक लॉजिक समझना है जिसके तहत हम चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें पहले पॉइंट चार्ज के बारे में जानना है। क्यों जानना है? बिकॉज हमसे कहा गया है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तब ठीक समझ पाओगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या क्या नई चीज़ें डेवलप होती हैं अगर आपने पॉइंट चार्ज के बारे में समझा हुआ है। तो पहले तो पॉइंट चार्ज समझना है, फिर हमें एक चीज़ समझनी होगी टेस्ट चार्ज कि टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। कूलम लॉ आपने पढ़ा है, कूलम लॉ पढ़ाया जा रहा है बहुत पहले से।
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में कूलम लॉ से उसकी शुरुआत ही की है। गॉस लॉ, कूलम लॉ काफ़ी अच्छे से आपने प्रॉब्लम भी बहुत तरह के सॉल्व किए होंगे उनकी वजह से। कूलम लॉ को यूज करके किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फोर्स निकालना, ये सब आपने खूब अच्छे से किया है। तो कूलम लॉ का हम एक दूसरा नोटेशन यूज करेंगे जहाँ कि हम दूसरे फ्रेम में जाके बात करते हैं, वो सब यूज करेंगे। फिर वहाँ से हम पॉइंट चार्ज से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली जो हेडिंग है इसमें एक वर्ड मिसिंग है, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अंडरस्टूड है। तो दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में कहा आपने कि सारे चार्ज इस तरह से रखे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो आपको सफ़ेद पट्टी दिख रही है इसके अंदर इसमें हर डॉट, हर पॉइंट, हर कण जो है चौक का वो एक चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 10 लाख चार्जेस इकट्ठा हुए हैं, यानी 10 लाख चौक के पार्टिकल हैं। अब वो इतने पास पास है कि आपको सब कंटिन्यूअस दिखाई पड़ रहे हैं और आपके लिए वो 10 लाख इंडिविजुअली गिनना संभव भी नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये है कि हमने आपको ये चार्ज जो है वो इस तरह से दिखाए हैं। ये जितने भी डॉट बन रहे हैं ये सारे डॉट जो हैं ये चार्जेस हैं। ये देखो चार्जेस हैं। यहाँ पर भी हमने कोशिश की है कि इनको पास पास रखने की। देखो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि सारे चार्ज पास पास रहें, लेकिन इतने पास नहीं है ये। यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आप एक एक चार्ज को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक सर्टेन रीजन में बहुत सारे चार्ज मौजूद हैं। बट दिस काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीटनेस मतलब यू कैन आइडेंटिफाई विथ सम एफर्ट, यू कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पॉइंट एज अ चार्ज। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ये पास है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूटी यहाँ पे दिख रही है। कंटिन्यूटी की मतलब होता है ना कि बिल्कुल एक तरह से फ्लो है, एक तरह का फ्लो है। जैसे एक गिलास पानी भरा है, तो एक गिलास पानी भरा है तो उसके अंदर आपको कहीं गैप नहीं दिख रहा। जितना पानी भरा है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं बीच में कुछ गैप नहीं, कोई बुलबुला नहीं है, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है, वहाँ पर है वो। अच्छा, एक दूसरा है कि एक गिलास है, आधा गिलास जो है बर्फ़ रखी गई है, बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस हैं। तो आप देखते हो कि उन पीसेस के बीच में एयर गैप है, एयर पॉकेट्स हैं। तो दैट इज़, वहाँ पर भी H2O है, जहाँ गिलास पानी था वहाँ भी H2O है। तो वो जो बर्फ़ जमी है उसने बीच बीच में एयर पॉकेट्स बने हैं। तो एयर पॉकेट क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस रीजन है कि यहाँ पानी है, यहाँ बर्फ़ है, फिर बीच में हवा है, फिर बर्फ़ है, फिर हवा है, फिर बर्फ़ है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है पानी पिघलता रहता है और वो जो डिस्क्रीटनेस है वो गायब होने लगती है, वो एयर पैकेट वहाँ से हटने लगते हैं और फिर हमें कंटिन्यूअस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस सा कुछ है। और ये जो है जहाँ की बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पर आपने कुछ भर रखे हैं, आपने चलो ठीक है थोड़ा छोटा कर दिया, आपने बस बर्फ़ को थोड़ा सा पीस के डाला है, लेकिन पीस के डालने की वजह से भी कुछ होगा क्या, बीच बीच में तो एयर पॉकेट वहाँ पर बनती रहेंगी। तो ये जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन तो है, मौजूदगी है चार्जेस की, बट ऑफ डिस्क्रीट नेचर, एंड दिस इज़ ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। तो इस टॉपिक का जो इंटरेस्ट है वो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में है। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए हमारा रास्ता यहाँ से होता है। हम पहले इसको समझेंगे, फिर इसको समझते हुए हम अपनी मैथमेटिक्स को यहाँ पे ले जाएंगे। तो आप देखोगे कि कैसे हमने समेशन के रूल से इंटीग्रेशन पर शिफ्ट कर दिया। तो आप देखोगे फार्मूले में इंटीग्रेशन ज़्यादा अपीयर होंगे, इंटीग्रेशन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज नाउ यू नो द कैलकुलस, यू नो द इंटीग्रेशन, एंड यू सपोज टू बी कि आप एक्सपर्ट हो इंटीग्रेशन में, आपको इंटीग्रेशन आता है। कोई हम बहुत ही IIT एडवांस लेवल का इंटीग्रेशन आपसे नहीं करवाएंगे, उतना ही इंटीग्रेशन करवाएंगे जो कि आप एक नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। क्योंकि यकीन करो वो जो IIT JEE लेवल के इंटीग्रेशन आप करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहीं यूज नहीं होते। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें उतना डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन करना पड़े अपनी रियल किसी सिचुएशन में। आपको क्या लगता है कि जब कोई बच्चा IIT में एंट्रेंस ले लेता है तो वो कोई अलग किताबें नहीं पढ़ता है। जो किताबें आप पढ़ रहे हो आज की डेट में वही किताबें वहाँ भी पढ़ाई जाती हैं। जो इंटीग्रेशन हम आपको बताएंगे वही इंटीग्रेशन वो भी करते हैं। तो जिस तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके आए हैं, जो वहाँ बहुत लंबा चौड़ा और इधर उधर का इंटीग्रेशन, बहुत ही ट्रिक के पावर की पावर हाफ पे हाफ, √x के √x, इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ मैथमेटिकल स्किल जानकारी के लिए हैं।
सोचे उनका जा करके कहीं रियल लाइफ में कोई उस तरह से यूज होगा, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती मैथमेटिकली, उनकी मॉडलिंग डिफ़िकल्ट हो सकती है कि उनको एक सांचे में ढालना थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन नॉर्मली उनको सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं और रिलेटिवली ईजी भी होते हैं। आप कभी कभी जान के आश्चर्य होंगे कि आखिर हमसे इस तरह की जो मैथमेटिक्स पूछी जा रही थी जेई एडवांस में या जेई मेन में, उसका फ़ायदा कहाँ होगा। वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आपके दिमाग में कितना ज़्यादा आप उलझी चीज़ों को सुलझाने में आपकी क्षमता है, ये इसका एक पर्पज़ होता है। तो खैर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे बट नॉट ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट ऑर्डर। देखिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये मैं नोट्स आपको स्कैन करके डाल दूंगा, तो इस नोट्स के अंदर जो मैंने ये बनाए हैं इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 का भी कंटेंट है और जो आने वाला लेक्चर होगा 2 उसका भी कंटेंट है। तो आप इसको पहले से देख सकते हो ताकि जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे एक ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि हम रगड़ करके दो सरफेसेस को रगड़ करके चार्ज को जनरेट करते हैं। ये शुरुआत में था ये। और ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वो है ऑब्जर्वेशन है वो कभी आजकल का नहीं है, ये सदियों पुराना है, शताब्दियों पुराना है ये ऑब्जर्वेशन कि हमने चार्ज को रगड़ा, दो सतहों को रगड़ा और फिर हमने देखा कि एक पे ऐसा कुछ प्रभाव आ गया कि वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सूखे बाल है कंघे को रगड़ो उस पर और उसके बाद कुछ कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाओ तो कागज़ के टुकड़े कंघी चिपक जाते हैं। या जैसे वो थर्मोकोल होता है ना जो इसके हम मॉडल वगैरह बनाते हैं बच्चे क्राफ्ट वगैरह में, तो आपने क्या किया, चाकू लिया, चाकू से आपने उस थर्मोकोल को काटना शुरू किया। जब आप काटते हो तो थर्मोकोल के महीन से टुकड़े वहाँ पर कुछ निकलते हैं चाकू कटने की वजह से। वो जो टुकड़े होते हैं वो चाकू पे चिपके रहते हैं। अब आप चाकू से छुड़ाने के लिए जब अपने हाथ से उसको हटाते हो तो आपके हाथ पे चिपक जाते हैं, बाल पे चिपक जाते हैं। अगर उनको देखें तो वो भी इसी तरह की इफ़ेक्ट की वजह से हो रहे हैं। एक चीज़ और देखा होगा आपने, जैसे जो हम लोग बच्चे कवर चढ़ाते हैं, ब्राउन कलर कवर होता है जिसको कॉपियों पे चढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर पतली सी पन्नी होती है, सेलोफिन शायद उसको कहते हैं, उसकी बहुत पतली सी प्लास्टिक की पन्नी होती है, लेयर होती है। तो जब आप उसको में से कोई लेयर ऐसे चीर के जो चिपकी सी होती है उससे निकालते हो तो वो जैसे वहाँ से छूटती है तो आपके हाथ में चिपकने से लगती है। आप उसको ऐसे छुड़ाते हो तो यहाँ चिपक जाते हैं, ऐसे पकड़ते हो यहाँ चिपक जाती है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई ग्लू जैसा लग गया है जो मतलब चिपचिपा तो नहीं है लेकिन वो खींच रहा है हमारे हाथ पर। ये शायद आपने देखा हो। अच्छा एक और इफ़ेक्ट है, कभी देखिएगा। अभी क्या करें, आप अपने हाथ को हल्का सा रगड़ लें। आपके हाथ पर इस तरह से रोए होंगे, ठीक है, बाल हो ना हो, बड़े हो छोटे हो, जैसे भी हो, रोए तो होते हैं शरीर पर। आपने हल्का सा उसको रगड़ लिया। फिर टीवी चल रही, टीवी के पास अपना हाथ लेके जाइए। जैसे आप टीवी के पास अपना हाथ लेके जाते हो तो आपको महसूस होगा कि आपके हाथ के जो रोए हैं वो टीवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो खड़े से हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन चार्ज की मौजूदगी के बारे में बताते हैं। तो जो ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो इफ़ेक्ट था, ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो फ्रिक्शन वाला जो इफ़ेक्ट है, इसमें ये होता था कि हम जब से बिल्ली की खाल पर रॉड को रगड़ा तो फिर हमने देखा कि वो रॉड दूसरे रॉड को रिपल करने लगी। तो लोगों ने ये सोचा कि ऐसा लगता है रगड़ने से पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है। ये शुरुआती लोगों के ऑब्जर्वेशन थे। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों होता होगा कि पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका कारण ये है कि कोई चार्ज नाम की कोई चीज़, उन्होंने मानी कि चार्ज नाम की कोई चीज़ होती है, वो जनरेट होती है, वो पैदा होती है। उसके पैदा होने की वजह से क्या होता है, जब आप रगड़ते हो कांच को उस फर के ऊपर तो वो जो चार्ज है वहाँ पर पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं और इस वजह से वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है। और चार्ज होने की वजह से वो किसी दूसरे चार्ज के साथ एक अट्रैक्शन, रिपल्सन, तमाम तरह के व्यवहार दिखाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव थॉट था। फिर क्या हुआ, इस पर प्रयोग होने शुरू हुए, लोगों को आकर्षित किया इसने, तमाम तरह के फिलोसफर्स को आकर्षित किया, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंटलिस्टों को आकर्षित किया, तमाम तरह के सोचने वाले जो विद्वान लोग थे उनको इसने आकर्षित किया। बड़े सारे प्रयोग हुए,
कईयों सालों तक बहुत सारे विचार इससे गुजरे और आखिर में सोच साच करके लोग पहुँचे एक बहुत ही मजबूत नियम पर, जिसे कहा जाता है चार्ज का कंजर्वेशन लॉ, आवेशों के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो उस नियम का ये कहना था, उन प्रयोगों के थ्रू जो लोगों ने जाना, कि जो चार्ज होते हैं उनका अमाउंट जो है वो कंजर्व होता है, वो फिक्स होता है। तो ये जो जनरेट होने वाली बात कह रहे हो ना, ये नहीं होती, ये नहीं हो सकता, चार्ज जनरेट नहीं हो सकते। समहाउ फिलॉसफी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लॉजिक, रीजनिंग, तर्क कुतर्क वितर्क करके इस जगह तक लोग पहुंच गए। और ये बड़ी उपलब्धि है, ये सोच और विचार को ला पाना कि चार्ज कंजर्व होते हैं। अभी कोई इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर, अभी किसी ने एटम की खोज नहीं की, अभी किसी ने इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की। अभी शायद ये वो समय है जब ये माना जाता था कि जो एटम होता है वो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी सिस्टम का और वो टूटा नहीं जा सकता, ऐसे कुछ विचार चल रहे होते हैं। तो एटम को तोड़ने की तो अभी बात ही कोई नहीं सोच रहा। अभी तो एटम एक इंडिविजुअल सिस्टम की तरह से सोचा जा रहा है। अभी कोई सोच नहीं रहा है कि एटम को भी तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अभी कोई सोच नहीं रहा है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस भी होता है। तो यहाँ तक किसी की सोच ही नहीं पहुंची कि न्यूक्लियस को भी टूटा जा सकता है। तो जब न्यूक्लियस को तोड़ने कोई नहीं सोचा तो ये नहीं सोच पा रहा है कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई नहीं सोच पा रहा तो ये भी नहीं सोचा जा पा रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क होते हैं। ये सब चीज़ें अभी अतीत के लिए हैं। अभी वो समय है जब हम खाली बिल्ली बिल्ली से रगड़ रहे हैं और कंघी रगड़ रहे हैं और इस सबसे चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी तरह से उस समय लोगों ने यहाँ पे पहुँच गए कि चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, और ये बहुत बड़ा विचार था। अब सवाल ये है कि अगर चार्ज कंजर्व होते हैं तो इसका मतलब वो जनरेट नहीं होते, तो फिर ये रगड़ने से क्या हो जाता है? तो फिर अगला विचार आता है, रगड़ने से चार्ज जो हैं वो इधर के उधर हो जाते हैं, असंतुलित हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे तराजू का दो पलड़े हैं, एक ऊपर नीचे होगा, दोनों तरफ 50-50 ग्राम था, तराजू ऐसे रुका था, एक तरफ 50 ग्राम से 10 ग्राम निकाल इधर कर दिया, इधर 60 हो गया, इधर 40 बचा, तो ये नीचे बैठ गए, ऊपर हो गया, असंतुलन आ गया। जितना इसमें ऐड हुआ उतना इधर से घटा। तो ये बताया गया कि देखो चार्ज दो तरह के होते। तब ये बात आई, जब चार्ज कंजर्वेशन को हम समझ पाए, तब हमने इस बारे में विचार करना शुरू किया कि चार्ज दो तरह के होते, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब हम ये ट्राइबो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, रगड़ते हैं, आपस में रगड़ मारते हैं दो वस्तुओं को, तो उस दौरान क्या होता है, इन चार्जों के में असंतुलन आ जाता है। तो किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। रगड़ने से क्या होता है, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें से नेगेटिव चार्ज निकल जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है, या किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो क्रिएट नहीं हुए बल्कि शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से दो चार्जों की बात शुरू हुई। दो चार्जों की बात तभी शुरू हुई थी जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझा था। तो एक तरह के चार्ज को आर्बिट्ररी तरीके से पॉजिटिव चार्ज कहा गया, दूसरे तरह के चार्ज को आर्बिट्ररी तरीके से नेगेटिव चार्ज कहा गया। ठीक है, अब ये हुआ कि इन चार्जों के अंदर क्या सिर्फ रगड़ने वगड़ने से ही कुछ व्यवहार होता, और भी कुछ होता? क्यों रगड़ के ट्रांसफ़र क्यों हो गए? फिर अगर ट्रांसफ़र हो गए तो ऐसा क्यों हुआ कि दो रॉड जो एक ही तरह से रगड़ी गई थी वो एक दूसरे से दूर क्यों जा रही हैं, या दो अपोजिट किस्म की रॉडें एक दूसरे की तरफ क्यों आ रही हैं? इसके बहुत सारे प्रयोग हैं एनसीईआरटी में जो कि आपको दिए गए हैं, आप उसको पढ़ें, ज़रूर पढ़ेंगे 12th में जा करके, कि एनसीईआरटी में कुछ डिस्कशन किया गया एक्सपेरिमेंट का, रॉड को रगड़ने और बिल्ली और ऊन और एम्बर से लेकर के। तो खैर ये सारी बातें हो गई वहाँ पर। अब 1785 के जो समय था, उस समय कूलम नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि प्रयोग कर रहे थे। ये जो 1785 का जो समय था, ये न्यूटन के लमसम का समय था। न्यूटन शायद अभी जल्दी में ही उनका देहांत हुआ था, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था न्यूटन को मरे हुए। तो न्यूटन थे उस समय, मतलब उनका समय देखा था लोगों ने। ऐसा था कि अभी अभी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दुनिया से गया है। तो कूलम जो थे वो न्यूटन से बहुत पुराने नहीं थे। कूलम ने जिस फील्ड पे काम करना शुरू किया, न्यूटन ने वहाँ काम नहीं किया था। न्यूटन का मुख्य काम ऑप्टिक्स पे था, न्यूटन का मुख्य काम आपका मैकेनिक्स पे था,
ग्रहों के मोशन पे था, इन सब पे था न्यूटन का काम। न्यूटन ने कभी चार्ज वगैरह के बारे में उस तरह के प्रयोगों पर उनका काम नहीं गया था। संभवतः इसका कारण ये है कि शायद उस तरह के प्रयोग उस समय नहीं रहे होंगे, या लिटरेचर में उस तरह की चीज़ें नहीं रही होंगी, लोगों ने हाल ही में इस तरह के खोजे होंगे, रगड़ने वगड़ने और ये सब चीज़ों के बारे में अभी हाल ही में जागरूकता शुरू हुई होगी, जो न्यूटन के समय के बाद की बात रही होगी, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। खैर 1785 में न्यूटन के मरने के बाद जो कूलम थे उन्होंने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, और इस तरह के चार्जों के बीच में लगने वाले बल, चार्जों के डिफरेंट टाइप के चार्जों के बीच में लगने वाले बल, उसकी वजह से जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करनी शुरू की 1785 में। और उन्होंने एक वेल डॉक्यूमेंटेड लॉ बनाया, एक बहुत ही ऐसा लॉ जिसके बारे में लोग सब अच्छी तरह से जानते थे, जिसके बारे में लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके देखा, उसकी सत्यता की जांच की, उसको पुख्ता रूप से देखा कि हाँ ये प्रयोग सच में दुनिया में होता है। ऐसे कोई कहने से कोई नहीं मान लेता है कि आप कल को उठिए और आप कोई नया नियम दे दीजिए, लोगों ने कहा ठीक है चलो इसको फलाने के नियम से मान लें। नहीं, लोग उसको बार बार कसौटी पे कसते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको अपने तरीके से करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ये अलग अलग परिस्थितियों में ये नियम सही है, बिल्कुल सही बैठा। तो कूलम लॉ जो होता है वो एक ऐसा लॉ था जिसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चार्जों के बीच में लगने वाले बल के बारे में आपको एनालिटिकल एनालिसिस करके दी। लेकिन कूलम का जब नियम हम लेते हैं तो कूलम एक कॉन्सेप्ट के साथ अपनी बात करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज, यही कॉन्सेप्ट जो होता है, यही कूलम के नियम का एक मुख्य आकर्षण होता है, क्योंकि कूलम अपना नियम पॉइंट चार्जेस के लिए ही डिफाइन करते हैं। वो ऐसा नहीं कहते किन्हीं भी दो चार्ज के बारे में, वो नहीं बात करते हैं, वो किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यानी कि कूलम के नियम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट चार्ज। क्या पॉइंट चार्ज का मतलब है सिर्फ 2 या 4 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पर रखना? अब उस ज़माने में जब ये माना जाता था कि एटम अविभाज्य है, एटम टूट नहीं सकता, तो क्या मन लोगों के पास ऐसा कोई तरीका रहा होगा कि वो 1-2 इलेक्ट्रॉन कहीं से रख पाते? नहीं रहा होगा। तो इसका मतलब है पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये नहीं कि सच में कहीं पर 1 या 2 चार्ज रखे हैं। तो पॉइंट चार्ज आप कैसे कह रहे हो? तो ये एक आइडियल सिचुएशन मानी थी। कूलम ने अपने लॉ को जो समझाने का प्रयास किया, और जब उन्होंने पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट माना, तो उस पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट को मानने के दौरान उन्होंने एक आइडियल सिचुएशन ली थी, और वो आइडियल सिचुएशन जो थी वही आइडियल सिचुएशन पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट देती है। इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज शायद एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम रोज़मर्रा के जीवन में ना देखते हों, और इसी वजह से हमारा सिलेबस का टॉपिक शुरू हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि समान रूप से हमें पॉइंट चार्ज नहीं दिखते हैं, हमें दिखता है चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किसी वॉल्यूम में भरे हुए, चार्ज किसी लाइन में लगे हुए, चार्ज किसी सरफेस पे बटे हुए, ना कि चार्ज किसी एक जस्ट एक पॉइंटेड इलाके में कन्फाइन होते हुए। बहुत छोटे से इलाके में रहने वाले चार्ज हम नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमारा सिलेबस का हिस्सा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है, इससे पहला का इतिहास ये है कि इससे पहले जो कूलम लॉ था वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया था। अब सवाल ये होता है कि कूलम ने पॉइंट चार्ज की परिभाषा क्या दी थी। देखो बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को देखें, जैसे आप देखो, आप रात को जब तारे देखते हो तो तारे आपको कैसे दिखाई पड़ते हैं? छोटे से टिमटिमाते बिंदु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। शायद आपने सुना हो कि जिन तारों को आप देखते हो टिमटिमाते हुए बहुत छोटे से बिंदु के रूप में, हो सकता है ये तारे हमारे जो सूर्य है इससे लाखों गुना बड़े हों, इससे लाखों गुना करोड़ों गुना चमकदार हों, इनसे लाखों करोड़ों गुना ऊर्जावान हों, लेकिन चूंकि वो हमसे इतनी 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 दूर हैं, इतने लाइट ईयर्स दूर हैं कि उनसे आने वाला प्रकाश हमको उन्हें केवल एक बिंदु मात्र की तरह से दिखाई पड़ता है। तो वो जो तारे जो हमारे सूर्य, हमारे सौरमंडल से लाखों गुना बड़े हैं, वो हमें बिंदु रूप में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हम उनसे बहुत दूर हैं, हम उनसे बहुत दूर हैं, और इसी बहुत दूरी की वजह से हमें वो बिंदु रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इसका भी लॉजिक कूलम ने यही बताया। आप किसी भी चार्ज को पॉइंट चार्ज कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि सपोज़ मेरे पास, सपोज़ ये कुछ है, कोई भी मान ले, कोई हम चौक का, सपोज़ ये चौक का टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है, चलो इसको घिस के हमने जितना छोटा करना चाहा कर दिया, हमने इसको घिसा, इतना छोटा जितना हम कर सकते उतना कर दिया, लेकिन हम अपनी उंगलियों के बीच में इसको पकड़ सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं, अगर आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं तो आप इसका कुछ वॉल्यूम देख रहे हो ना कि सिलेंड्रिकल सा है, तो घिस के हमने बिल्कुल सिलेंडर जैसा बना दिया, सिलेंडर जैसा, जैसे ये सिलेंडर है बिल्कुल ऐसा बना दिया। लेकिन अब हम क्या करें, हम इसको लेके जाना शुरू करें और मान लो इसको ऐसे जा रहा है, हमने पकड़ा ये जा रहा है, और आप जहाँ हो वहाँ से यहाँ से ये 20 मीटर दूर चला गया। जैसे 20 मीटर दूर जाएगा तो ये क्या दिखाई पड़ेगा, छोटा सा दिखाई पड़ेगा। 100 मीटर दूर चला गया और छोटा दिखाई पड़ेगा। 200 मीटर दूर चला गया, शायद आपको मुश्किल से दिखाई पड़े, लेकिन दिखाई कैसे पड़ेगा, एक वाइट डॉट के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर रखने पर ये जिसका वॉल्यूम आप देख सकते थे, जिसका शायद रेडियस आप देख सकते थे, 200 मीटर 500 मीटर दूर जाने पर ये अब आपको मात्र एक सफ़ेद रंग के हल्के से बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं अगर हम उस चार्ज से बहुत दूर हों तो अब आप समझिए कि कूलम लॉ कहते हैं कि कोई भी चार्ज पॉइंट चार्ज कब होगा, जब हमारी ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस, मतलब उस चार्ज से दूरी हमारी, जहाँ पे खड़े होकर के हम उस चार्ज की वजह से बल के बारे में देखना चाहते हैं, तो अगर हमारा किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस है r, अगर वो लार्ज इनफ हो जाए, कितना लार्ज हो जाए, लार्ज का मतलब क्या है, मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है 3 मिलीमीटर। सपोज़ ये जो गोला बनाया है इसकी रेडियस है 3 मिलीमीटर, और आप कहाँ खड़े हो, आप खड़े हो 3 मीटर की दूरी पर, तो इसकी रेडियस है 3 × 10⁻³ मीटर, और आप इससे खड़े हो 3 मीटर की दूरी पर, यानी दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 10⁻³ का अंतर है, 1000 गुने का अंतर है। तो जब हमारे डायमेंशन ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, अगर वो इस तरह से 1000 गुना 10,000 गुने के अंतर पे है, तो हमारे लिए इस पॉइंट P पर अगर देखेंगे तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेडियस हमें 3 मिलीमीटर भी दिखाई नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको 3 मिलीमीटर का, जैसे आपके साथ 3 मीटर का कोई एक हमने गोला बनाया, इस तरह का लिया, मान लो 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस ली, और आप इसे 300 मीटर दूर या 3 किलोमीटर दूर से देखो, तो 3 किलोमीटर दूर से देखने पर आपको ये बहुत छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है जैसे हम दूर के तारों को देखते हैं तो वो बिंदु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट चार्ज है, ये कंडीशन अपने आप में एक आइडियल कंडीशन के रूप में हमारे सामने है, और कूलम्ब के हिसाब से पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जब हम अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, अपने चार्ज के जहाँ चार्ज रखे हैं उससे इतनी दूरी पर हों जो उसके डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा हो। तो डायमेंशन अगर उसकी उतनी है और हम उससे बहुत दूरी पर हैं, तो हमारे लिए वो जो चार्ज इकट्ठा है वो जस्ट एक बिंदु चार्ज के रूप में माने जाएंगे। आपको सुनने में लगेगा अरे ऐसा तो होना नहीं चाहिए भाई, कुछ तो चार्ज है वहाँ पर, लेकिन चूंकि दूर इतना खड़े हैं तो हम इसे बिंदु के रूप में मान रहे हैं। तो वहीं पर हमारा एक अजम्पशन आता है कि अगर ऑल द चार्जेस इज लोकेटेड एट अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट इन स्पेस, अगर सारे चार्ज किसी ज्योमेट्रिकल पॉइंट पर इकट्ठा मान लिए जाएं और आप उस पॉइंट से काफ़ी दूर बैठे हो अपने आप को माने, तो हम उस पूरी सिचुएशन को एक ऐसी सिचुएशन मानेंगे जिसमें कूलम के लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये तो बस ज़बरदस्ती की कोई बात लग रही है कि हम छोटे से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इतनी दूर होकर के अपनी बात करें। होना तो ऐसा नहीं चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आगे आने वाले समय में हमने गॉस लॉ को डेवलप किया, क्योंकि गॉस लॉ इस तरह के दांव पेचों से मुक्त था। उसमें इस तरह की पॉइंट चार्ज को डिफाइन करने के लिए उसको एक छोटे सी जगह पर केंद्रित मान करके, छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड मान करके खुद को बहुत दूर रख करके देखने वाली शर्त वहाँ पे नहीं थी। इसी वजह से कूलम लॉ के बाद गॉस लॉ की उत्पत्ति हुई है, जो कि हमारे यूनिट का अगला
विषय भी होगा जो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, और आपने इसको 12th में पढ़ा भी है, गॉस लॉ के बारे में पढ़ा भी है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट चार्ज का अजम्पशन। अभी यहीं पर रुकते हैं। यहाँ पर अगला जो क्लास होगा हम उसमें आपको बताएंगे कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हम किन्हीं दो पॉइंट चार्जों के बीच में कूलम लॉ डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे यहाँ पर हम एक नए तरह की सिचुएशन को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे कहा जाएगा टेस्ट चार्ज। हम कहेंगे टेस्ट चार्ज, और इस तरह का चार्ज वास्तव में कोई चार्ज होता नहीं है। जैसे पॉइंट चार्ज एक आइडियल सिचुएशन है, एक आदर्श स्थिति है जो हमने मानी है किसी तरह से कि छोटी सी जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप उस डायमेंशन से बहुत दूर खड़े हैं, तो आपके लिए वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो ये एक वास्तविकता से दूर है जैसे अजम्पशन, वैसे टेस्ट चार्ज का भी एक अजम्पशन है जो कि हम लोग यूज तो करते हैं लेकिन ये भी वास्तविकता से दूर है। तो जो वास्तविकता से, रियलिटी से दूर होने की वजह से इन सारे कंसेप्टों को फिर से ठीक करने की ज़रूरत है, और वो ठीक करने के लिए फिर हमने गॉस लॉ और तमाम तरह के और लॉ वगैरह भी डिफाइन करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और कोई चार्ज Q डैश है, मान लो कोई चार्ज Q है, और आप इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालना चाहते हो। आप कहोगे सर बहुत आसान है, इसके लिए हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डैश, और इसके बीच की दूरी अगर r है तो r², ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर लोगे तो यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दोगे। लेकिन बच्चों इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करते समय आपने एक अजम्पशन मन ही मन कर लिया है, या हो सकता है आपसे ज़बरदस्ती करवा दिया गया है, आपको पता नहीं चला है। और वो अजम्पशन ये है कि इस फॉर्मूले को लिखने के दौरान आपने जो r दूरी ली है, इस समय आप कहाँ हो, आप इस ऑब्जर्वेशन को देख रहे हो। समझ लो, जैसे आप कहो कि आप ये व्यक्ति हो, आप यहाँ पर खड़े हो, और आपने देखा कि एक चार्ज Q था, एक चार्ज Q डैश था, एक चार्ज Q था। इस चार्ज की दूरी आपसे R डैश थी, इस चार्ज की दूरी आपसे R थी। तो अब आप जो है इस चार्ज के पास भी नहीं हो, इस चार्ज के पास भी नहीं हो, बल्कि इनसे इस दूरी पर हो। तो यहाँ पे दो डिस्टेंस हैं, R डैश, जो कि इस चार्ज से आपकी दूरी है और इस चार्ज से आपकी दूरी है। जबकि कूलम लॉ क्या कहता है? कूलम लॉ कहता है कि इन चार्जों के बीच की दूरी के टर्म में हमारा कूलम लॉ लिखा जा सकता है। अब आप क्या करोगे? आप ऐसा करो कि आप इस पे बैठ जाओ। तो अगर आप इस पे बैठ जाओगे तो ये, अब जैसे मान लो आप यहाँ आ गए, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया R डैश, ये हो गया R। आप यहाँ आ गए तो अब आपके पास ये हो गया R डैश और ये हो गया R। जैसे आप यहाँ बैठे वैसे सिर्फ एक ही दूरी बची R। आपकी मुश्किलें आसान हो गई। तो आपने कहा हम इस चार्ज पे बैठे हैं, दूसरे चार्ज की दूरी R है, तो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर R आ जाएगा। लेकिन क्या सच में आप किसी चार्ज के ऊपर बैठ करके उसके बारे में इस तरह से कैलकुलेशन करते हो? ऐसा तो नहीं होता है। सिचुएशन ये होती है कि मैंने देखा यहाँ पे चार्ज रखे हैं और मैंने देखा इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड कितना है मुझे कैलकुलेट करना है। एक्सपेरिमेंट करते हो तो कैसे करते हो? तुम एक करंट फ्लो कराते हो तार में, उस तार में बहने वाली करंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हो। खुद को तार के अंदर मानते थोड़ी हो, आप बाहर रहते हो ना। तो अब सवाल ये है कि ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करते समय तो हमने ये माना कि हम खुद चार्ज के ऊपर किसी चार्ज से बैठे, चाहे हम यहाँ अपने आप को बैठा माने, चाहे हम यहाँ अपने आप को बैठा माने। बट दिस इज अगेन अ वेरी आइडियल कंडीशन। वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता ये है कि आप कहीं खड़े हो इस ओरिजिन पर जहाँ से आपको इसकी डिस्टेंस मालूम है, जहाँ से आपको इसकी डिस्टेंस मालूम है, और अब इन दोनों डिस्टेंसेस को लेकर के आप R माइनस R डैश से एक डिस्टेंस कैपिटल R निकाल सकते हो और अपना फॉर्मूला इसके टर्म में लिखोगे। तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डैश R की जगह पे क्या रखोगे? R माइनस R डैश, और फिर यहाँ रखोगे R मॉड ऑफ R माइनस स्क्वायर, और दिस इज द
इसको हम यूनिट वेक्टर मान लें, चलो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। इस तरह से आप इसको लिखोगे। तो थोड़ा सा आपने अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई किया और रियलिटी की तरफ आए आपने यहाँ पर इस तरह का नोटेशन यूज करके चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बल्कि चीज़ों को थोड़ा सरल किया है। अब आप यहाँ कह रहे हो कि आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हो जो ना चार्ज क्यू है और ना चार्ज क्यू डैश पर हो, आप एक नई जगह पे खड़े हो, वहाँ से आप क्यू डैश भी देख सकते हो, वहाँ से आप क्यू देख सकते हो, और उन दोनों के बीच की दूरी देख सकते हो, और उन दोनों से किसी तीसरे पॉइंट की दूरी देख सकते हो, और उस तीसरे पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ हो, यहाँ क्यू डैश है, यहाँ क्यू है, इनके बीच की दूरी दिख रही है, इन दोनों की वजह से इस तीसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, आप यहीं बैठे बैठे निकाल सकते हो। ना कि खुद को इस चार्ज के पास जा करके यहाँ से देखो ये दूरी है, फिर वहाँ से उस दूरी पे जाओ। 12th में हम लोगों ने ऐसा ही कुछ किया है। 12th में हम खुद को किसी चार्ज पे बैठा हुआ मान करके वहीं से डिस्टेंस केवल एक आर लेते हैं और वहीं से आगे की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। बाकी की दूरियों के बारे में हम डिटेल में बात नहीं करते, हो सकता है किताबों में थोड़ा बहुत कहीं कुछ एडवांस बुक में लिखा हो तो लिखा हो। तो इस चीज़ को हम लोग अब पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। इसी से हम अट्रैक्शन, रिपल्सन के बारे में बात करेंगे, वहीं से हम फिर कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात करेंगे, चार्जों का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फिर वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाली बात करेंगे, और फिर उस लेक्चर का काम ख़त्म करके फिर हम पहुंचेंगे अपने इस ओरिजिनल इस फॉर्मूले पर, इस टॉपिक पर, और इसको हम लोग वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इस यात्रा के दौरान अगर आपने पूरा कर लिया यात्रा, तो आप आराम से आने वाले टॉपिकों को इन पीछे के छूटे हुए लॉजिक से रिलेट करते जाओगे और समझते जाओगे। आपको ये लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम इनकी गणित कर रहे होंगे तो हमें कुछ जगहों पर गाहे बगाहे इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी इस लॉजिक की। तो सीधे टॉपिक यहाँ शुरू नहीं होगा, थोड़ा सा हमारा पीछे की पृष्ठभूमि के साथ हम इसको शुरू करेंगे। नोट्स हम आपको अपलोड कर देंगे और अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में फिर हम लोग इस लेक्चर का दूसरा चरण पूरा करेंगे, जहां हम इस तरह के मैथमेटिक्स का यूज करके आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अ मोर डिटेल मैथमेटिक्स अबाउट द कूलम लॉ। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।